आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है और जिसे लेकर बहुत से लोगों के दिमाग में एक कंफ्यूजन बना रहता है कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ेगा या घटेगा। क्योंकि किसी जगह पर आप ये पढ़ते हैं कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ता है और किसी जगह पर आप ये पढ़ते हैं कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट कम हो जाता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कौन सी जगह पर करंट बढ़ता है और कौन सी जगह पर करंट कम होता है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़े हुए हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो स्किप नहीं करना है और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस सवाल को सुनकर आप भी ये कहेंगे कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ेगा, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिकल के बुक में ओम्स लॉ पढ़ते हैं तो V = I/R होता है। तो वहाँ पर हमें ये सिखाया गया है कि जैसे वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो हमारा करंट भी बढ़ेगा। और दूसरी साइड जब हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं यानी पावर इक्वेशन की बात करते हैं तो तब हम ये पढ़ते हैं जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो हमारा करंट कम हो जाता है। और इसी सिद्धांत को हम ट्रांसमिशन लाइन में एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई को भेजने के लिए फॉलो करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं ताकि लाइन से फ्लो होने वाला करंट आउटपुट साइड में बहुत ही कम हो, और जब करंट कम होगा तब उससे I² लॉस है वो भी कम होता है, जिससे हमारा सिस्टम और भी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। तो ये सब बातें सुनकर आप और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर वोल्टेज और करंट के बीच में एग्जैक्ट रिलेशन क्या है, क्या वो डायरेक्ट रिलेशन है या वो इनवर्स रिलेशन है। इसी पॉइंट पर आज इस वीडियो में हम पूरे विस्तार से जानने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली बात हम इस इक्वेशन को देखेंगे तो V = I/R, जिसे जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज ओहम ने हमें बताया था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके ये सिद्ध किया था कि जब हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज को अप्लाई करते हैं और जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वोल्टेज जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, जो हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। अगर इसे और भी डीप में डिटेल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि करंट क्या होता है और करंट किसे कहते हैं। तो आप करंट के बारे में थोड़ा बहुत पहले से जानते होंगे कि किसी भी कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। तो अगर इसी इलेक्ट्रॉन को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं, यानी कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उसी को हम करंट कहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि कंडक्टर में रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, उन्हें किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कैसे फ्लो करवाएंगे। तो जब हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है और ये जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। उन इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में धक्का लग जाता है और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में धक्का लगने के कारण उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहना शुरू कर देते हैं। जिस तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेट के आसपास किसी लोहे की चीज़ को ले जाते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है और तुरंत मैग्नेट के पास जाकर चिपक जाता है, वैसे ही किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी इलेक्ट्रॉन को रख देंगे तो वह फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उसी डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। यानी कि आपको इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना है तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से क्रिएट होगी, तो ये हमने थोड़ी देर पहले देखा था। जब हम कंडक्टर में वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिल रही थी। अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो V = I/R होता है। यहाँ पर जो R है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है, यानी कि वोल्टेज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा था, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस भी दिशा में फ्लो होगी उसी दिशा में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट होंगे। या फिर दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हमें ये तो समझ में आ गया है कि वोल्टेज है तो करंट भी है, और जब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर हमें वोल्टेज और करंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन दिखाई दे रहा है। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए किसी भी इक्वेशन के दो क्वांटिटी के बीच में कंडीशन क्या है, क्योंकि
कंडीशन के हिसाब से हमारा करंट कम या ज़्यादा होने वाला है। जैसे कि पहले वाले इक्वेशन में आप वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन समझना चाहते हो, तो उस इक्वेशन में दो क्वांटिटी के अलावा जितनी भी क्वांटिटी प्रेजेंट है वो सभी कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर टोटल तीन क्वांटिटी है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, यानी कि वोल्टेज और करंट के अलावा रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होना चाहिए। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर में फिक्स होता है। अगर आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखेंगे तो रो एल बाई ए होता है, यानी रेजिस्टेंस कंडक्टर के लंबाई और चौड़ाई पे डिपेंड करता है। और एक बार कंडक्टर फैक्ट्री में तैयार हो गया तो उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट देखने को मिलता है। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कांस्टेंट मिल जाती है तो आप वोल्टेज और करंट के बीच में का रिलेशन निकाल सकते हैं। अब यही चीज़ हम एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर हमने एसी सर्किट में लोड लगा हुआ है। इस लोड को हमने आर नाम से डिनोट किया है। आर की वैल्यू है 1 ओम। आर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वी नाम से दर्शाया गया है। और इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई से दर्शाया गया है। तो ओम्स लॉ हमें ये बताता है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है। तो सर्किट में 10 वोल्ट फ्लो हो रहा है और करंट 10 एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। अगर हम इस सर्किट में वोल्टेज को बढ़ाएंगे, 10 वोल्ट से 20 वोल्ट करेंगे, तो करंट की वैल्यू भी यहाँ पर बढ़ जाएगी, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 1 ओम सेम ही रहेगी। अगर हम इस वोल्टेज को कम कर देंगे या आधा कर देंगे तो वोल्टेज के साथ करंट भी आधा हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ जो भी लोड लगा रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ेगा और वोल्टेज कम करने से करंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि ट्रांसफार्मर में ऐसा क्यों देखने को मिलता है, जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट कम हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। तो इस इक्वेशन से हमें आर यानी रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट में हमें ये समझ में आया कि वोल्टेज और करंट में डायरेक्ट रिलेशन होता है। पर ट्रांसफार्मर के केस में हम इस इक्वेशन को यूज में नहीं ले सकते, क्योंकि ट्रांसफार्मर में हमें पावर को कांस्टेंट रखना जरूरी होता है। मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में जो लोड चल रहा है, प्राइमरी वाइंडिंग में उतना ही लोड मेंटेन होना जरूरी है, जिसके लिए हम पावर फार्मूला यूज करते हैं। क्योंकि हमारा जो लोड है या पावर है वो ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग पर सेम होना जरूरी है, जिसके लिए हम वोल्टेज और करंट को भले ही कम या ज़्यादा क्यों ना करना पड़े। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के सहायता से समझेंगे। तो ये एक ट्रांसफार्मर है, ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसके आउटपुट में जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर में पावर 1 है वो 100 वाट है, और पावर 2 है वो भी 100 वाट है। इस सर्किट की जो पावर है, पावर क्या होती है, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। यहाँ से जो वोल्टेज गया है उसे करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैट आ जाएगा। 100 वैट सेम यहाँ पर भी देख सकते हैं। करंट इंटू रेजिस्टेंस करेंगे तो 100 वैट होगा। और यहाँ पर हम दूसरे सर्किट की बात करें और उसको 100 वैट लेकर चले, यानी हमारे दूसरे सर्किट के अंदर जो पावर है वो 100 वैट है, तो ऑटोमेटिकली वोल्टेज है वो 10 वोल्ट होगा और करंट है वो 10 एम्पियर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें देखा कि आउटपुट में 100 वैट पावर मिल रही है। लेकिन हम प्राइमरी साइड में देखें, क्योंकि प्राइमरी साइड हमारा इनपुट वोल्टेज है, तो यहाँ पर हम आसानी से वेरी कर सकते हैं। वहीं पर हमने देखा कि 100 वैट पावर को मेंटेन रखना है। उसको मेंटेन रखने के लिए अगर हमने वोल्टेज को 50 वोल्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली करंट को 2 एम्पियर होना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद पावर 1 है वो 100 वैट होना चाहिए, क्योंकि वही पावर ट्रांसफार्मर के मदद से सेकेंडरी सर्किट में ट्रांसफर होती है। सिमिलरली आप अगर वोल्टेज को 100 वोल्ट कर देंगे तो इस कंडीशन में आपका जो करंट है वो 1 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है वो 100 वैट पावर को मेंटेन रखेगा। तो ट्रांसफार्मर की कंडीशन में हमने देखा कि हम पावर का फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं, और इस सर्किट में हमने ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज में लिया है। यहाँ पर आपका वोल्टेज बढ़ाने से आपका करंट है वो कम होता है और वोल्टेज घटाने से करंट बढ़ता है। सिमिलरली अगर हम इस सर्किट की बात करें तो इसमें वोल्टेज बढ़ाने से करंट भी ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो ये दो कंडीशन थी जिसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन था या डाउट रहता है कि वोल्टेज बढ़ाने से कभी करंट बढ़ रहा है और कभी करंट कम हो रहा है। और ये दो कंडीशन राइज होती है लोड की वजह से,
कि वो किसके अक्रॉस लगा हुआ है। अगर वो एक फिक्स लोड है तो वहाँ पर हम ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर ट्रांसफार्मर का लोड है तो उस कंडीशन में हम पावर का फॉर्मूला यूज़ में लेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो में आपको क्लियर हुआ होगा कि कौन सी कंडीशन में वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ेगा और कौन सी कंडीशन में वोल्टेज बढ़ाने पर करंट कम होगा। अगर आपको वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आपके मन में और भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे भी इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए भोई इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।